हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने टिश्यू का पहला पार्ट देखा था जहाँ पे टिश्यू से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की बातों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे का जो लाइन डोरी है वो पकड़ा जाए और सारी चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि सर टिश्यू जो होते हैं, उत्तक जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो आप कहेंगे 2 प्रकार के। अच्छा, उससे पहले टिश्यू के प्रकार को समझने से पहले आप ये बताएंगे टिश्यू किसको बोलते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर आप ही ने तो बताया था क्लस्टर ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। अच्छा, ये क्लस्टर का मतलब क्या होता है? समूह बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दे रहे हैं कि क्लस्टर ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों ने टिश्यू को 2 कैटेगरी में रखा था। कितने कैटेगरी में रखा था? तो सर 2 कैटेगरी में रखा था। पहला कौन सा था गुरु? पहला था प्लांट टिश्यू। पहला कौन सा था? प्लांट टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं? पादप उत्तक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं सर? पादप उत्तक बोलते हैं। और दूसरा था हम लोग का एनिमल टिश्यू। दूसरा कौन सा था? एनिमल टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जंतु उत्तक कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी समझ रहे होंगे कि जो उत्तक प्लांट में पाया जाएगा उसको प्लांट टिश्यू कहेंगे और जो उत्तक एनिमल में पाया जाएगा उसको हम लोग एनिमल टिश्यू कहेंगे। मेरे मित्र, हम लोग पहले बात करते हैं किसकी? प्लांट टिश्यू की, पादप उत्तक की बात करते हैं। आप लोगों ने पीछे के सेशन में ये भी देखा था कि सर प्लांट जो होते हैं वो चलायमान नहीं होते हैं, मतलब प्लांट के बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है। तो प्लांट ज़्यादातर खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं क्या? ज़्यादातर मतलब प्लांट आपका एक ही जगह पे स्थिर रहता है। तो जब ये एक जगह पे स्थिर रहता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो सर मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, यांत्रिक सहारा की ज़रूरत पड़ती है। और आपने ये भी देखा था कि सर जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं सर? मृत होते हैं, जबकि आपका जो एनिमल टिश्यू होता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं सर? जीवित होते हैं। या आप कहते हैं कि सर एनिमल टिश्यू लिविंग होता है। एनिमल टिश्यू क्या होता है सर? लिविंग होता है। और आपने ये भी देखा था कि आपका जो प्लांट टिश्यू है, पादप उत्तक है, जो पादप उत्तक है आपका, इसमें क्या होता है सर कि कुछ इसके ऐसे उत्तक होते हैं जिसमें जिंदगी भर विभाजन होते रहता है। आपके कुछ प्लांट टिश्यू ऐसे हैं जिसमें क्या होता है सर? जिंदगी भर विभाजन की प्रक्रिया होते रहती है, जबकि एनिमल टिश्यू में विभाजन और अविभाज्य की कोई लिमिटेशन नहीं रहती। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्लांट टिश्यू में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आजीवन लाइफ टाइम विभाजित होते रहते हैं। और इसी के आधार पे हम लोग प्लांट टिश्यू के इसी विभाजन क्षमता के आधार पे हम लोग प्लांट टिश्यू को 2 कैटेगरी में रखते हैं। कितनी कैटेगरी में रखते हैं? 2 कैटेगरी में रखते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लाइन डोरी पकड़ लिए होंगे कि हमने पीछे कहाँ पे छोड़ा था। तो आप लोग या तो लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो स्टार मार्क दीजिए और यहाँ पे लिखिए क्या कि पादप उत्तक के विभाजन क्षमता के आधार पर क्या लिखेंगे सर? पादप उत्तक के विभाजन क्षमता के आधार पर, पादप उत्तक के विभाजन क्षमता के आधार पर क्षमता के आधार पर पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है सर? आप कहेंगे कौन कौन सा? तो पीछे के क्लास में भी मैंने बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। पहला होता है विभोज्योतक, विभोज्योतक उत्तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर जी? जिसको हम लोग इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अस्थाई उत्तक। दूसरा कौन सा होता है? अस्थाई उत्तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर जी? इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू।
क्या कहते हैं गुरुजी? परमानेंट टिश्यू। तो ध्यान रखेंगे आप सर, क्या ध्यान रखेंगे कि पादप जो उत्तक होते हैं वो अपने विभाजन क्षमता के आधार पे कितने भाग में बटे होते हैं सर? 2 भाग में बटे होते हैं। पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। जिसको हिंदी याद रहता है तो हिंदी याद रखेंगे, जिसको इंग्लिश याद रहता है वो इंग्लिश याद रखेंगे। अब आप में से सभी कहेंगे कि सर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हम कैसे समझेंगे कि प्लांट में इस जगह पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा और इस जगह पे आपका परमानेंट टिश्यू होगा? तो मेरे मित्र एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझने का कोशिश करते हैं। वो क्या कि आप कहते हो कि सर हमारे बॉडी में कुछ अंग ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से अपना काम करते हैं और कुछ अंग ऐसे हैं जिसमें लगातार वृद्धि होते रहती है। ठीक उसी तरह प्लांट में कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसमें लगातार वृद्धि होते रहती है और कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो अस्थायी रूप से काम करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ये 2 चीज़ आपको देखने को मिलता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आपको ये 2 चीज़ देखने को मिलता है कि कुछ आपके कैटेगरीज ऐसे होंगे जिसमें वो लगातार वृद्धि और विकास की बात हो रही होगी वहाँ पे, और कुछ में ऐसे होगा जो अस्थायी तरह से काम कर रहा होगा। ठीक उसी तरह प्लांट में जब हम लोग बात करते हैं इन दोनों टिश्यू की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो प्लांट का तना होता है या जो रूट होता है या प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टिप होता है, जो आपका सबसे ऊपर रहता है, इसको हम लोग टिप बोलते हैं, इन सब में लगातार वृद्धि होती रहती है। क्या होते रहती है सर? लगातार वृद्धि होती रहती है। और इस वृद्धि का कारण क्या होता है सर? इस वृद्धि का कारण होता है नई कोशिकाओं का आना। क्या कारण होता है? नई कोशिकाओं का आना। आप कहते हो कि सर प्लांट के लंबाई में वृद्धि होती है, प्लांट के मोटाई में वृद्धि होती है। भाई क्यों होती है? तो न्यू डॉटर सेल जो आती है कोशिका विभाजन के बाद, वो क्या करती है, जो पहले से मौजूद या मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है उसको वहां से हटा देती है, विस्थापित कर देती है, जिसके चलते हम लोग कहते हैं कि प्लांट में लगातार वृद्धि होते रहती है। तो मेरे मित्र यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लांट में जो उत्तक प्लांट के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान दीजिए कि प्लांट में जो उत्तक प्लांट के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं या विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। तो हम लोग इस मेरिस्मेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे? तो सीधे सीधे कहेंगे कि सर मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट के उस भाग में पाया जाएगा जहाँ पे क्या हो रही होगी सर? वृद्धि हो रही होती है। जहाँ पे क्या हो रही होती है सर? वृद्धि हो रही होती है। या आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो इस मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि विभोज्योतक उत्तक है, तो एक दिमाग तो आपका ये भी कह रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ विभाजन की क्षमता हो रही होगी सर, या विभाजन की बात हो रही होगी। ऑब्वियसली मेरे मित्र, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है विभोज्योतक उत्तक। मतलब क्या कि ऐसा उत्तक, ऐसा आपका विभाजित उत्तक या ऐसा विभाजित होने वाला उत्तक जो प्लांट के वृद्धि वाले हिस्से में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से सुनिए डेफिनेशन को। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि प्लांट के वैसे भाग में ये टिश्यू पाए जाते हैं जहाँ पे लगातार वृद्धि होते रहती है। तो प्लांट में लगातार वृद्धि कहाँ पे होता है? आप कहेंगे सर प्लांट के तना में होता है, रूट में होता है। तो इन सब जगहों पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा, विभोज्योतक उत्तक पाया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप यहाँ पे विभोज्योतक कह रहे हैं, मतलब उत्तक का तो विभाजन यहाँ पे होगा, सॉरी उत्तक का विभाजन करें, कोशिका विभाजन तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोशिका विभाजन तो हो रहा होगा सर। और आप कह रहे हैं कि लंबाई में वृद्धि होगा, तो मान लीजिए बहुत पुराना पेड़ है तो उसका कोशिका मर गया होगा, अब उसके लंबाई में वृद्धि कैसे होगा? तो सर जो आपका पहले से मौजूद सेल है वो क्या करता है सर कि न्यू सेल का निर्माण करता है, मतलब अपने आप को विभाजित करके न्यू डॉटर सेल बनाता है, और वो न्यू डॉटर सेल फिर से क्या करता है? प्लांट के स्टेम, रूट वगैरह को वृद्धि करता है या उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होता है? सहायक होता है। तो आप बड़े ही आसानी से अब आप डिफाइन कैसे करोगे इसको? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा विभाजित उत्तक, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? किसके बारे में? मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, कि ऐसा विभाजित उत्तक जो प्लांट के वृद्धि वाले हिस्सों में पाया जाता है, पौधे के वृद्धि वाले हिस्सों में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। अब आप सबों के मन में ये ख्याल उठेगा, अच्छा तब ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि प्लांट के वृद्धि वाले भाग में जो टिश्यू पाया जाएगा उसको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे, तो ये अस्थायी उत्तक क्या होता है? तो मेरे मित्र आपका जो एस्केलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है, या फिर जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब के सब क्या है?
तो ये सब के सब सर परमानेंट टिश्यू हैं, अस्थाई उत्तक हैं। क्या है सर? परमानेंट टिश्यू हैं, अस्थाई उत्तक हैं। आपका मन जो है वो पूरी तरह से अब घबरा गया होगा कि सर आप इतना ज़्यादा उत्तक का नाम बता दिए, इसको ज़रा सा थोड़ा सा एक बार अस्थिर होके बताइए क्या होता है। तो मेरे मित्र पहले आप इसको देखिए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं, आपको मैंने बताया कि ये प्लांट के उस भाग में पाए जाएंगे जहाँ पे वृद्धि होने की गुंजाइश होगी, जहाँ पे क्या होगी? वृद्धि होने की गुंजाइश होगी। तब मान लीजिए आप यहाँ पे एक छोटा सा फिगर देखिए कि ये आपका कोई प्लांट है, ये आपका कोई क्या है सर? प्लांट है। तो मान लीजिए कि ये इसका लीफ है, ये लीफ है और यहाँ पे इसका रूट है। तो प्लांट में इस भाग को भी वृद्धि की जरूरत होगी, इस भाग को भी वृद्धि की जरूरत होगी। अब यहाँ पे जो है इसको भी वृद्धि की जरूरत होगी। कोई जो आपका टहनी निकलता है वो कैसे निकलता है? ऐसे ही निकल जाता है, बस ऐसे निकल के वहाँ पे खड़ा रहता है? नहीं, खड़ा नहीं रहता है, नहीं स्थिर रहता है। वो समय दर क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। तो मतलब वृद्धि हो रही है। तो इन जगह पे और इन जगह पे और एक आपका इस जगह पे होता है, रूट के नज़दीक भी होता है। तो इस जगह पे ये जो आपका 3 जगह दिख रहा है, 3 पोजीशन दिख रहा है, ये प्लांट के क्या होते हैं सर? वृद्धि वाले भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट, यहाँ भी वृद्धि होना चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारे प्लांट का जो ऊपर वाला भाग होता है ऊपर फेंकते रहते हैं। जैसे केला का पत्ता देखें सर, केला का पत्ता हमेशा ऊपर की ओर भागता है, तो उसमें केला के पत्ता में भी तो वृद्धि चाहिए ना सर जी। अब कह रहे उसका नीचे वाला स्टेम एकदम इतना बड़का मोटा हो जाता है, तो उसमें भी तो वृद्धि हो ही रहा है। मतलब कह रहे हैं कि तना की लंबाई भी बढ़ रही है और तना की मोटाई भी बढ़ रही है। सुनिए, तना की लंबाई भी बढ़ रही है, तना की मोटाई भी बढ़ रही है। वृद्धि तो यहीं पे हो रहा है, वृद्धि तो यहीं पे हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि इस 3 जगह पे वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे जो पाया जाने वाला उत्तक होगा उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और जो आपका बीच में पाया जाता है, जो इंटरनोड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लीफ और इसके बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इंटरकैलरी कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा उत्तक सर? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और यहाँ पे जो पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो मेरे मित्र आप क्या कह सकते हैं कि सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, घबराना नहीं है। मैं आपको सिर्फ बोल के निकल नहीं रहा हूँ, पहले इसको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सारा चीज़ लिखवा भी दूंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर चलो ठीक है, अब ये बताओ कि परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होंगे? तो भाई मेरे, परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे सर कौन कौन सा? तो पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है गुरुजी, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा ये बताओ सिंपल का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सरल हुआ सर, इतना छोटा बात काहे लगी हमरा से पूछ लेते हैं। तो ये सरल लिख दिए यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा सर? जटिल। तब आप इसको हिंदी में हृदय लगाइए तो क्या कहिएगा? आप कहिएगा सर इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट टिश्यू जो है एक होगा सरल अस्थाई उत्तक और दूसरा क्या होगा? जटिल अस्थाई उत्तक। एक को हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ध्यान दीजिए, एक को क्या बोलेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आप कहेंगे कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं? तो आप लोग जो बैठ करके रटते रहते हैं स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये सब क्या हैं? तो ये सब के सब सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। क्या है सर? सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। तो आप आज से क्या याद रखेंगे कि आपका जो स्क्लेरेन्काइमा है और कॉलेन्काइमा है और पेरेन्काइमा है, ये तीनों क्या हैं सर? तो ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, सरल अस्थाई उत्तक हैं। जबकि जब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे तो मेरे मित्र आप सभी को याद होगा, बहुत बार आप इस चीज़ को याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कि प्लांट में 2 प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और कुछ याद रहे न रहे लेकिन हर स्टूडेंट को ये चीज़ ज़रूर याद रहता है। तो आज से आप क्या कहेंगे कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जो जाइलम और फ्लोएम है, पहला चीज़ तो ये क्या है? तो प्लांट का परमानेंट टिश्यू है। भाई कौन सा परमानेंट टिश्यू है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आपका जो जाइलम है, आपका जो जाइलम है और जो आपका फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या हैं? आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। तो आपके एग्जाम में
इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जाइलम कौन सा उत्तक है, निम्नलिखित में से जाइलम कौन सा उत्तक है। तो आप कहिएगा सर अभी आप बताएं सरल अस्थाई उत्तक है, सॉरी जटिल अस्थाई उत्तक है। तो देखिए यही चीज़ आपका एग्जाम हॉल में भी मिस्टेक होता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने में ऑप्शन कैसे रहेगा, तो आपके सामने में ऑप्शन रहेगा पहला सरल अस्थाई उत्तक, क्या रहेगा सरल अस्थाई उत्तक, और दूसरा आपका रहेगा ऑप्शन बी में जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, और तीसरा रहेगा आपका ऑप्शन विभोज्योत्तक उत्तक, विभिज्योत्तक उत्तक, और चौथा आपका ऑप्शन क्या रहेगा, चौथा आपका रहेगा सरल एवं जटिल दोनों, सरल एवं जटिल उत्तक, सरल एवं जटिल उत्तक। अब आप बताइए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जाइलम किस प्रकार का उत्तक है, तो आप क्या कहेंगे। अगर आपको नहीं मालूम होगा, खाली इतने जानते रह गए कि जाइलम जो है वो मेरा अस्थाई उत्तक है, तब तो गया, डूब गया लुटिया यहीं पे। आपको ये जानना होगा कि आपका जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों क्या है सर, जटिल अस्थाई उत्तक है। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप में से कुछ मेरे मित्र ऐसे होंगे जो ऐसे बिना क्वेश्चन को पढ़े सीधे ऑप्शन नंबर ए सही हो लो, अस्थाई उत्तक तो यूँ है, गलत हो जाएगा। तब आप इन सब चीज़ पे फोकस कीजिएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आप इतना बोल दिए हैं, एक को बात तो दिमाग में गया नहीं, अगर दिमाग में चला भी गया तो वो फिर निकल जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे। तो चलिए, आप अगर इस चीज़ को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक लिखिए, ये सब मत लिखिएगा, ये सब चीज़ मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको भी मत लिखिएगा, फिर हम लोग लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये लिखिएगा, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर आप लोग हेडिंग दीजिएगा मैरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम लोग एक एक करके इन दोनों को लिख करके और इनके जो भी टाइप हैं उन सबको समझ लेते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा मैरिस्मेटिक टिश्यू विभोज्योत्तक उत्तक। अब बात करते हैं हम लोग विभोज्योत्तक उत्तक का डेफिनेशन कैसे लिखें। तो पहला चीज़, इंग्लिश में मैरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, बहुत बार बोले हैं, आप लोगों के माइंड में चला गया होगा, कोई लाम काफ आपको नहीं याद रखना है, बस एक छोटा सा डेफिनेशन, ऐसा विभाजित उत्तक जो पौधे के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। जो मैंने आपको समझाया है वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या सर, कि ऐसा विभाजित उत्तक जो पौधे के वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, विभोज्योत्तक उत्तक कहते हैं। अब आपको इस टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन सा सर? पहला आप पॉइंट याद रखेंगे क्या, कि जो आपका मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसमें क्या होती है सर, मिटोसिस की प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। मतलब क्या, कि समसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। इसीलिए मैंने आपके पॉइंट 1 में इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक में समसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है, तो आप फट से नाम लेंगे मैरिस्मेटिक टिश्यू का। किसका नाम लेंगे? मैरिस्मेटिक टिश्यू का। तो आपका लिखा हुआ है कि सर ऐसी कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। इस चीज को भी आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा कि ये जो आपका मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये क्या होता है सर, इमेच्योर जीवित कोशिका होती है। ये क्या होती है सर, इमेच्योर, मतलब क्या, परिपक्व नहीं होता है, अपरिपक्व होता है। क्या होता है सर, अपरिपक्व होता है। तो आपसे अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि विभोज्योत्तक उत्तक जो होता है वो किस टाइप के कोशिकाओं से बना होता है या किस टाइप के कोशिकाओं का समूह है, तो आप क्या कहेंगे सर, इमेच्योर जीवित कोशिकाओं का समूह है, अपरिपक्व जीवित कोशिकाओं का समूह है। दैट्स आर द मेन पॉइंट अबाउट इट। तो आप पॉइंट 2 को भी नोट डाउन करेंगे। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि मैरिस्मेटिक टिश्यू की कोशिकाएं ज़्यादा एक्टिव होती है, इसकी जो सेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है और जो इसका सेल वाल होता है वो बहुत ही पतला होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, सेल वाल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको कई बार बताया, हालांकि ये चीज़ याद होना चाहिए, ना याद है तो बैठ के पढ़िए, अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सेल वाल किससे बना होता है सर, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, अगर ये सब पॉइंट अगर आपके माइंड में नहीं रहेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है आप कह सकते हो कि कभी मिटने वाला ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, चाहे आप स्टेट पीसीएस में बैठो या यूपीएससी में बैठो या फिर आप
एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम दो, ऐसे बहुत खुशी होती है जब आप में से कोई बच्चे, इस बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका जो कोशिका वाला चैप्टर था उसमें जो मैंने कंसेप्ट दिया था, सेम कंसेप्ट पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन आया था और उस बच्चे ने सही जवाब दिया था, हमको व्हाट्सएप भी किया था। बड़ा खुशी हुई कि आप लोग सीख पा रहे हैं, बस आराम से सीखते रहिए, लेकिन सारे पॉइंट को आप याद करते चलिएगा या कंसेप्ट के साथ उसको समझने का कोशिश हमेशा कीजिएगा। देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की कोशिकाएं क्या होती है सर, ज़्यादा एक्टिव होती है, एक्टिव बोले तो ज़्यादा क्रियाशील होती है, और इसकी जो कोशिका की सेल वॉल होती है, क्योंकि सेल वॉल कहाँ मिलेगा तो भाई पादप कोशिका में मिलेगा। तो आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है। सेल वॉल किससे बना होता है तो सेलुलोज से मिलके बना होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। पॉइंट 3 भी आपका क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक सबसे अहम बात कि आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, अस्पष्ट केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है और सघन एवं पर्याप्त कोशिका द्रव पाए जाते हैं। मतलब क्या कि आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू में एक केंद्रक भी होता है, क्या होता है सर, केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साथ ही साथ सघन और पर्याप्त कोशिका द्रव भी अवेलेबल होते हैं। सघन और पर्याप्त कोशिका द्रव भी क्या होते हैं सर, अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही सघनता के साथ जुड़ी हुई रहती है। सघनता बोले तो मतलब हाई डेंसिटी, सघनता बोले तो किसको कहते हैं, जैसे ये इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सघन, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है सर, मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होती है इसके वो बहुत ही ज़्यादा सघन होती है, जिसके चलते इनके कोशिकाओं के बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है, अंतर कोशिकीय स्थान होता है सर, वो क्या होता है सर, अंतर कोशिकीय स्थान कम होता है। अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है सर, कम होता है, जिसको आप इंग्लिश में इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं। जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इंटरसेलुलर स्पेस। तो क्यों, आपसे अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस कम क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं वो बहुत ही सघनता के साथ आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसके चलते इसके बीच में जो कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है उसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। अरे भैया आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब क्या कि दो अणुओं के बीच में जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा अंतर कोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू के दो कोशिकाओं के बीच में जगह को, दो कोशिकाओं के बीच के जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे, अंतर कोशिकीय स्थान बोलेंगे। क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सघन होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली रिजिड जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। दैट्स आर ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये भी आपका क्या है सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में आपको इतना याद रहता है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर आप इसका प्रकार न बताए, तो जल्दी से आप लोग स्टार मार्क दीजिएगा। क्या, टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या स्टार मार्क देंगे सर, टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। पहला लिखेंगे सर एपिकल मेरिस्टेम, पहला क्या लिखेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा आप लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पे 1 2 करके लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइपो लिख देना, टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। अच्छा इतना तो पढ़ ही रहे हैं, जब ये है पढ़ रहे हैं तो एक टाइप न पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा आप लोग क्या लिखेंगे सर, तीसरा लिखेंगे लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा क्या, लेटरल मेरिस्टेम। ये 3 टाइप होते हैं आपके, किसके सर, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के, विभोज्युतक उत्तक के। आप सबों के मन में ये सवाल आएगा कि ये 3 टाइप क्या है, और इसको तो फिर बड़का ढड्ढर समझना होगा। एक फिगर समझते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फिगर पे जाने से पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उस फिगर के साथ आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसको यहीं पे आज ही क्लोज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो तीनों अलग अलग प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। इतना लिखा हुआ है, इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस आपको याद रखना है क्या कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप। पहला देखिए कि आपका टाइप कौन कौन सा है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, पहला क्या है आपका
एपिकल मेरिस्टेम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्षस्थ विभोज्युतिकी उत्तक। एपिकल मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभोज्युतिकी उत्तक, ठीक है। और दूसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ विभोज्युतिकी उत्तक। जो चीज़ यहाँ पे लगाएं वही चीज़ यहाँ भी लगाएंगे। और तीसरा है आपका इंटरकैलरी अंतर्वेशी विभोज्युतिकी उत्तक। ध्यान दीजिए, पहला आपका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आपका लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इतना तो आप समझ रहे होंगे। बस उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे फिगर के साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है। आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट के शीर्ष भाग में पाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो पाए जाने वाला उत्तक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं या शीर्षस्थ विभोज्युतिकी उत्तक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने की पॉइंट भी लिख दिया है साथ में कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये पौधे के प्राइमरी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स सिर्फ मैं लिख दिया है, रिस्पॉन्सिबल RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ, उत्तरदायी। तो आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो पौधे के प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपका ये एपिकल मेरिस्टेम पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग में, जड़ और तना के शीर्ष भाग में कौन सा मिलेगा, आपका शीर्षस्थ विभोज्युतिकी उत्तक मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि आपके एपिकल मेरिस्टेम के विभाजन होने से ही परमानेंट टिश्यू का निर्माण करता है सर, या परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि एपिकल मेरिस्टेम के विभाजन होने से ही कौन सा टिश्यू बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। तो बस आपको एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बस इतना याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम पौधे के शीर्ष भाग में पाई जाती है, जिसको हम लोग शीर्षस्थ विभोज्युतिकी उत्तक कहते हैं। पौधे के प्राथमिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टेम के विभाजन से ही आपका क्या होता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो जड़ तना के शीर्ष भाग में मिलेगा। देखिए नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग पार्श्वस्थ विभोज्युतिकी उत्तक कहते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपके जो स्टेम होते हैं उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, तो ये चौड़ाई में वृद्धि करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लेटरल मेरिस्टेम जो है आपका पार्श्वस्थ विभोज्युतिकी उत्तक जो है ये कहाँ पे मिलेगा, तो सर ये पादप के किनारे वाले भाग में नीचे पाया जाता है। या आप ये भी कह सकते हो सर कि ये जो पादप का है ये कौन सा उत्तक है, द्वितीय उत्तक है। तो आप कहेंगे प्राथमिक उत्तक किसको कहते हैं, तो पादप का प्राथमिक उत्तक एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। और पादप का द्वितीयक उत्तक कौन कहलाता है, तो लेटरल मेरिस्टेम। कहाँ मिलेगा, तो पादप के किनारे वाले भाग में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर, पादप के किनारे वाले भाग, यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा आपका उत्तक रहेगा, लेटरल मेरिस्टेम रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टिश्यू बोलते हैं। द्वितीयक पादप उत्तक कहलाता है। कहाँ पे पाया जाता है, किनारे वाले भाग में। इससे क्या होता है सर, तो इससे संवहन उत्तक बनता है, वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उत्तक संवहन उत्तक का निर्माण करता है, तो आप कहेंगे पार्श्वस्थ लेटरल मेरिस्टेम जो है वो क्या करता है, संवहन उत्तक वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो पौधे के किनारे वाले भाग में पाया जाता है। इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो ये आपका द्वितीयक उत्तक कहलाता है। अच्छा, इसे ना याद रहेगा कि पहला को हम बोले प्राथमिक, दूसरा को बोल रहे द्वितीयक। मतलब क्या, एपिकल को हम लोग प्राथमिक उत्तक बोलेंगे और लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे सर, द्वितीयक उत्तक बोलेंगे। चलिए, आप कहेंगे सर इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, तो देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है सर, ये एक्चुअली इसका मेन जगह कहाँ पे होता है, तो पत्तियों के आधार या टहनी का जो पर्व होता है, टहनी का जो पर्व, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो आपका जो इंटरकैलरी अंतर्वेशी विभोज्युतिकी उत्तक होता है, ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों ओर पाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये टहनियों के आधार या फिर आपका जो टहनी का पर्व है, पत्तियों का आधार या फिर टहनी का जो पर्व है, उसके दोनों ओर कौन सा आपका उत्तक पाया जाएगा, इंटरकैलरी अंतर्वेशी विभोज्युतिकी उत्तक पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसका काम क्या होता है, तो ये पर्व संधि यानी कि इंटरनोड, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जुड़ाव है, तो पर्व संधि के मध्य की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इंटरनोड के मध्य की लंबाई में वृद्धि कौन करता है,
तो आप कहेंगे इंटरकैलरी टिश्यू करता है। कौन करता है सर? अंतर्वेशी विभोजयुक्त की उत्तक करता है। ध्यान में रखिएगा कि इंटरकैलरी टिश्यू जो है ये घास वर्ग के जितने भी पौधे हैं उसमें पाए जाते हैं, और ये जो आपका उत्तक है ये अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। तो ये आपका एक मेन पॉइंट निकल के सामने आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है सर? अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। आप क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले ये फिगर बनाइएगा, फिर इस पॉइंट को लिखिएगा, फिर इस पॉइंट को लिखिएगा और फिर इस पॉइंट को लिखिएगा। इसको आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे। अगर आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आप यहाँ तक की सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।